नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एम्स नॉरसेट, एएसआईसी, जीएमसीएच, पीजीआई चंडीगढ़ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सोल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम यहाँ पढ़ रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव के कुछ एमसीक्यूज और हमने पिछले 5-6 वीडियो में पूरी ऑब्स्ट्रक्टिव को इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। उसको कंप्लीटली सारे ही टॉपिक्स को इन्वॉल्व करने का हमने यहाँ पे तय किया था और उसी तरीके से हम चल रहे हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ओबीजी सब्जेक्ट से बनते हैं, उनको कंप्लीट रैशनल के साथ में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इस इंस्टीट्यूट के। जोधपुर का एक साइनिंग इंस्टीट्यूट लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, नया मॉर्निंग बैच, श्योर सिलेक्शन स्पेशल बैच 25 अप्रैल 2021, 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है ये नया बैच। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये नया बैच है, मॉर्निंग बैच रहेगा। और अगर आप चाहते हैं नॉरसेट 2021 और ईएसआईसी को क्रैक करना तो आज ही जुड़िए टीम नोवल के संग। 6 महीने का ये बैच रहेगा, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और इसके अलावा मिनी टेस्ट, मतलब कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। और कितने एमसीक्यू? 3000 से 4000 एमसीक्यू 6 महीने के अंदर। आराम से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो इस तरह की स्मार्ट और कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं अपने भविष्य के अंदर रंगों को भरना तो आज ही जुड़ जाइए टीम नोवल के संग और एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल का फायदा उठा के अपने भविष्य निर्माण के तरफ अग्रसर होइए। तो इसी शुभ समाचार के साथ में ये जो इंस्टीट्यूट है 25 अप्रैल से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका फीस रहेगा 15,999। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं 25 अप्रैल से पहले तो नंबर है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूं, 7272029029। इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके 1000 रुपीज और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के यहाँ पे। अब शुरुआत करते हैं हम इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। और आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद टू रैपिड डिलीवरी इन प्रेसिपिटेट लेबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सवाल आपसे पूछा है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसके साथ में एसोसिएटेड पूछा है? रैपिड डिलीवरी के साथ में, प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है? प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होता है लेबर जो होता है लेबर वो एंड हो जाता है विद इन 3 आवर्स। विद इन 3 घंटे के अंदर अंदर अगर लेबर खत्म हो जाए उसको प्रेसिपिटेट लेबर बोला जाता है। लेबर शुरू हुआ और 3 घंटे के अंदर अंदर अगर वो खत्म हो जाए तो उसको प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं। और उस कंडीशन में क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है? पिटिंग एडिमा ऑफ द बेबी स्कल्प, ड्यूरल और सब ड्यूरल टीयर इन द फीटल ब्रेन टिश्यू, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा, प्रोलॉन्ग रिटेंशन ऑफ द प्लासेंटा। विच इज द करेक्ट वन? प्रीमेच्योर लेबर का कॉम्प्लिकेशन और वो भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। देखिएगा, पिटिंग एडिमा इन द बेबीज स्कल्प जो है ये कैपर्ट सुसिडेनम कहलाता है। और कैपर्ट सुसिडेनम जो होता है ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के कारण होता है, धीरे धीरे लेबर होता है, तब सैलो टिश्यू को इंजुरी होने से होता है ज्यादातर। तो ये फास्ट लेबर से नहीं होता है। बी ऑप्शन में ड्यूरल और सब ड्यूरल टीयर इन द फीटल ब्रेन टिश्यू, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर। जितना बेबी फास्ट स्पीड से आता है उसमें ड्यूरल और सब ड्यूरल टीयरिंग होती है, हिमेटोमा और हेमरेज बनते हैं। सिपेलो हिमेटोमा इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन, है ना, जो ऊपर बोनी में हो। और अगर ड्यूरल और सब ड्यूरल हो तो वो जो है एपिड्यूरल हेमरेज और सब ड्यूरल हेमरेज के नाम से जानते हैं। तो हेमरेज और हिमेटोमा बनते हैं जब प्रेसिपिटेट लेबर होता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल सही है। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा या रिटेंशन ऑफ द प्लासेंटा का संबंध प्रेसिपिटेट लेबर से नहीं है। प्रेसिपिटेट लेबर जब भी होता है तो प्लासेंटा रिटेंड नहीं करता या प्रीमेच्योरली सेपरेट नहीं होता है ना, बर्थ होने के बाद में प्लासेंटा आता है तो पहले सेपरेट हुआ ही नहीं और रिटेंड नहीं करेगा, सेपरेट हो जाएगा। तो ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है।
बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिसमें बोला गया था कि ड्यूरल और सब ड्यूरल टीयरिंग हो जाएगी फीटल के ब्रेन टिश्यू के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है, तो बी इज द करेक्ट वन। ए सी और डी तीनों एक खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, द नर्स हैज जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी कंप्लीट किया है इमरजेंसी डिलीवरी ऑफ ए टर्म इन्फेंट। एक टर्म इन्फेंट की इमरजेंसी डिलीवरी अभी अभी कंप्लीट हुई है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न एट दिस टाइम, है ना। एक टर्म इन्फेंट की डिलीवरी अभी अभी कंप्लीट हुई है इमरजेंसी में, क्या प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न इश्यू रहेगा इस समय। फर्स्ट है कंट्रोलिंग हेमरेज इन द मदर में हेमरेज को कंट्रोल करना। सेकंड है रिमूविंग द आफ्टर बर्थ जो है चीजें जो रहती है उनको रिमूव करना। कीपिंग द इन्फेंट वार्म, इन्फेंट को वार्म रखना। कटिंग द अम्बिलिकल कोड को कट करना। प्रायोरिटी कंसर्न क्या रहेगा, ध्यान से समझ के जवाब दीजिएगा। अभी अभी कंप्लीट हुआ है इमरजेंसी डिलीवरी टर्म बेबी का, प्रायोरिटी कंसर्न इश्यू क्या रहेगा। 4 चीजें दी हुई है, हेमरेज मदर में उसको कंट्रोल करेंगे, रिमूव करेंगे आफ्टर बर्थ मतलब प्लासेंटा को हटाएंगे, बच्चे को वार्म रखेंगे इन्फेंट को, या अम्बिलिकल कोड को कट करेंगे। जवाब लिखिएगा प्रायोरिटी कंसर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, कुछ अलग अलग जवाब यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोगों ने जवाब ए दिया है, कुछ ने बी, कुछ ने सी, कुछ लोगों ने डी भी जवाब दिया है। विच इज द प्रायोरिटी कंसर्न इश्यू जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न। देखिएगा बात बड़ी पते की है, बहुत सिंपल है। पूरा लेबर का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ये जो पूरा प्रोसेस चला था, लेडी ने कंसीव किया, 9 महीने तक अंदर बच्चे को रखा, बच्चे को डिलीवर किया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सब चीजें जो है वो सब क्या करना चाहते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या है, एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो। मतलब ये सारी चीजें अपन इसलिए कर रहे हैं ना कि बच्चा सही से बर्थ हो जाए। भाई अपन जन्म से पढ़ ही रहे हैं और लगातार पढ़ ही रहे हैं। कंसर्न इश्यू क्या है, क्यों इतना माथाफोड़ी कर रहे हैं अपन, ताकि अपन जिंदगी में सफल हो जाए। और यहाँ पे सफलता का मापदंड सिर्फ जॉब से माना जाता है कि आपका नौकरी लग गया तो आप सफल हो गए। हालांकि ये सफलता का मापदंड कतई नहीं है। ये बात बहुत लेटर ऑन समझ में आएगी, और जब आपको समझ में आ जाएगी तो नौकरी उसके आगे एक छोटा सा वर्ड रह जाएगा। लेकिन अभी ये कंसर्न इश्यू होता है अपना। तो यहाँ पे हमारा कंसर्न इश्यू बेबी है। कौन है, बेबी। तो ना तो प्लासेंटा, ना अम्बिलिकल कोड, ना मदर का हेमरेज, ये बर्थ होते ही प्रायोरिटी एक्शन में नहीं है। प्रायोरिटी एक्शन में जो इस पूरे प्रोसेस का हीरो जो है, जो सेंटर्ड है, ये फिल्म जिसपे अभिनीत है, वो है इन्फेंट। डेफिनेटली तो उसकी केयर करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। और बर्थ होने के बाद में बचा जाता है हाइपोथर्मिया में, और हाइपोथर्मिया को अपन बोलते हैं साइलेंट किलर। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कीप द इन्फेंट वार्म। बच्चे को वार्म रखो, क्यों रखो, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। क्या प्रिवेंट करना आपको, हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया क्यों प्रिवेंट करना, क्योंकि अगर बच्चा हाइपोथर्मिया में चला गया तो उसको होगा पेरिफेरल साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस, देन कन्वर्ट इनटू सेंट्रल साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया, मे बी कार्डियक अरेस्ट। तो हाइपोथर्मिया जो है ये न्यूबॉर्न बेबी में साइलेंट किलर होता है। क्या होता है, ये साइलेंट किलर होता है। तो ये सबसे पहला कंसर्न इश्यू रहेगा इस न्यूबॉर्न बेबी के लिए, हाइपोथर्मिया। इसको मैनेज करना जरूरी है। कीप द इन्फेंट वार्म इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, ए वुमन स्पॉन्टेनियसली डिलीवर ए बेबी गर्ल हु इज इमीडिएटली हैंडेड टू द नर्स। एक वुमन ने स्पॉन्टेनियसली डिलीवर किया एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया वुमन ने स्पॉन्टेनियसली, और इमीडिएटली उसको हैंडेड कर दिया नर्स को। विच एक्शन इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द नर्स। अब आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा। फर्स्ट है डू एन अपगार असेसमेंट करेंगे, चेक नियोनेटल हार्ट रेट चेक करेंगे, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट अप्लाई करेंगे, क्लियर द नेजोफेरिंग्स को क्लियर करेंगे। फटाफट से जवाब लिखिएगा कि स्पॉन्टेनियसली डिलीवर हुआ एक बेबी गर्ल, और डिलीवर होने के बाद में तुरंत हैंड ओवर कर दिया नर्स को। कौन सा एक्शन जो है आपका यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा नर्स का, कौन सा एक्शन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। नियोनेटल असेसमेंट में बहुत क्लियर तरीके से मैंने पढ़ाया आपको, और कई बार हम पढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक बातें हमने बोली कि सबसे पहला कंसर्न इश्यू तो हमेशा रहता है ड्राई, और दूसरा हमेशा रहता है सक्शन। बातें दोनों की कि नहीं की। अब पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ड्राई का कंसेप्ट था, और वो जवाब भी बना कि हमने बच्चे को ड्राई करना है, वार्म रखना है, हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना है। इस ऑप्शन में वो नहीं है, तो दूसरा नंबर किसका लगता है, सक्शन का। और सक्शन क्यों करते हैं,
फॉर पेटेंट एयरवे, क्या करना अपने को, पेटेंट एयरवे, एक पर्पज है सक्शन करने का, एयरवे को पेटेंट करना। दूसरा पर्पज है सक्शन करने का, प्रिवेंट एस्पिरेशन, समझ रहे हो बातों को। सक्शन करने के दो फायदे हैं, एस्पिरेशन प्रिवेंट करना, एयरवे को पेटेंट करना। तो सबसे पहला कंसर्न इश्यू यहाँ पे इन चारों में रहेगा, क्लियर द नेजोफेरिंक्स। अपगार स्कोरिंग पहले नहीं करते हैं, हार्ट रेट अपगार स्कोरिंग का ही पार्ट है, पहले देखने का जरूरत नहीं है। और आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है बच्चे का जीवन, जिंदगी, और वो जिंदा रहे इसके लिए आपको एक तो बच्चे का क्या करना है, वार्म रखना है, पैदा होती है उसको ड्राई करना है, वार्म रखना है, और दूसरा उस बच्चे में सिक्रीशंस को हटाना है, नेजोफेरिंक्स से, ओरोफेरिंक्स से, जहां जहां सिक्रीशंस है वहां पे सक्शन करना है। फर्स्ट माउथ, पहले किसका करते हैं, माउथ का, एंड देन नोज, पहले माउथ का करते हैं फिर नोज का करते हैं, लेकिन सक्शन करना जरूरी है, इसलिए करेक्ट आंसर डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है और कुछ काम वाली बातें आपको लग रही है यहाँ पे, तो करना क्या है, इस चैनल को शेयर करना है, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाइए, शेयर जरूर करें। शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करें, लाइक करे या ना करे आपकी मर्जी है। कुछ लोग तो डिसलाइक करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इट्स नॉट ए कंसर्न इश्यू। व्हाट इज द इश्यू, इश्यू इज दैट कि वी वांट कि हम मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें, लोगों को पता तो चले कि कंटेंट क्या होता है, स्मार्ट मटेरियल क्या होता है, और वो तभी पहुंच पाएंगे जब आप लोग इसमें मददगार बनेंगे। शेयर जरूर करें, बाकी कुछ करें ना करें, शेयर करें, शेयर इट, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। हाँ, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो, लेकिन शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट ड्यूरिंग द 4th स्टेज ऑफ लेबर। लेबर का जो 4था स्टेज है, 4th स्टेज ऑफ लेबर है, वहां पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट कौन सा होता है, 4th स्टेज ऑफ लेबर के दौरान मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट कौन सा रहेगा, बॉन्डिंग बिहेवियर, डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर, एबिलिटी टू रिलैक्स और नॉलेज ऑफ न्यू बॉर्न बिहेवियर। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। 4th स्टेज ऑफ लेबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग असेसमेंट क्या रहेगा, असेसमेंट की बात की है तो बॉन्डिंग बिहेवियर, किसके बीच में, मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग वाले बिहेवियर को असेस करोगे, ब्लैडर के डिस्टेंशन को असेस करोगे, एबिलिटी टू रिलैक्स एबिलिटी को असेस करेंगे, या न्यू बॉर्न के बिहेवियर का नॉलेज असेस करेंगे कि बच्चा बर्थ होने के बाद में कैसे बिहेव कर रहा है। 4th स्टेज ऑफ लेबर है। व्हाट इज द कंसर्न इश्यू, जवाब लिखिएगा, बात बड़ी पते की है, जवाब लिखिएगा, कंसर्न इश्यू 4th स्टेज लेबर में क्या असेसमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज रहती है 4th स्टेज ऑफ लेबर में, मदर ने वॉइड किया या नहीं किया, क्योंकि उसमें यूरिनरी रिटेंशन कॉमनली हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। तो आफ्टर डिलीवरी सबसे बड़ा कंसर्न इश्यू रहेगा डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर चेक करें, और अगर ब्लैडर डिस्टेंडेड है तो मदर वॉइड नहीं कर पाई तो वॉइडिंग का इंतजाम करना पड़ेगा, K90 कैथेटराइजेशन करके आपका ब्लैडर को खाली करना पहला कंसर्न इश्यू, पहला प्रायोरिटी रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर जो है वो चेक करें। बॉन्डिंग बिहेवियर, एबिलिटी टू रिलैक्स या न्यू बॉर्न के बिहेवियर को असेस करना कभी भी प्रायोरिटी एक्शन नहीं है एट 4th स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पे ब्लैडर डिस्टेंशन सबसे प्रायोरिटी इश्यू रहेगा, उसको तुरंत असेस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट असेसमेंट रहेगा। बी इज द करेक्ट वन, ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा ही ट्रिकी और कतई जहर क्वेश्चन है ये, कि द नर्सिंग केयर प्लान फॉर ए वुमन हु हैज प्लासेंटा एब्रूप्टियो, क्या है प्रॉब्लम, क्या है एब्रूप्टियो प्लासेंटा, वहां पे दिक्कत है, शुड इंक्लूड केयरफुल असेसमेंट फॉर अ साइन एंड सिम्टम ऑफ दी विच ऑफ दी फॉलोइंग। आप नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हो एक वुमन का जिसमें एब्रूप्टियो प्लासेंटा है, आप केयरफुली असेसमेंट करेंगे साइन एंड सिम्टम, किस चीज के साइन एंड सिम्टम आप असेसमेंट करेंगे इन 4 में से, क्या चीज, क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या प्रॉब्लम हो सकती है एब्रूप्टियो प्लासेंटा वाले बच्चे के अंदर। फर्स्ट है जॉन्डिस हो जाएगा, सेकंड है हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, थर्ड है इंपेंडिंग कन्वर्जन हो जाएगा, लास्ट है हाइपरटेंशन हो जाएगा। एब्रूप्टियो प्लासेंटा इज ए टाइप ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज का एक कारण है, कोज है एब्रूप्टियो प्लासेंटा। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग हो लेडी को, इसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। और एब्रूप्टियो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया 2 बड़े कारण होते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के। अब एब्रूप्टियो प्लासेंटा में भी ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग होने की वजह से
पेशेंट के अंदर हाइपोवोल्यूमिया होता है और हाइपोवोल्यूमिया होने की वजह से वो हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा सकता है। तो हाइपरटेंशन तो तब होता है जब वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो इसकी संभावना नहीं है। कन्वर्जन की संभावना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाइपोवोल्यूमिया की संभावना, और हाइपोवोल्यूमिया की वजह से मरीज किस में जाएगा, शॉक में। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाइपोवोल्यूमिक शॉक जो है ये असेसमेंट रहेगा एब्रुप्टियो प्लासेंटा वाली कंडीशन में। जॉन्डिस एब्रुप्टियो प्लासेंटा की वजह से नहीं होता है। तो कंसर्न इश्यू पूछा है, केयरफुल असेसमेंट पूछा है, कौन से साइन एंड सिम्टम। अगर एब्रुप्टियो प्लासेंटा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो मरीज को हाइपोवोल्यूमिया होगा और उससे मरीज किस में जा सकता है, शॉक में। तो वी हैव टू assess the lady for hypovolemic shock. B is the correct one. A, C और D तीनों खोटे जवाब है। जॉन्डिस का मतलब होता है येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, जो कि यहाँ पे कंसर्न इश्यू नहीं है और होता भी नहीं है। एब्रुप्टियो प्लासेंटा इज द प्रॉब्लम, हाइपोवोलेमिक शॉक इज द प्रॉब्लम। बहुत ही बढ़िया। तो बी इज द करेक्ट वन। ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है ना। एब्रुप्टियो प्लासेंटा में कंसील ब्लीडिंग भी होता है कभी कभी, तो बाहर ब्लीडिंग ना भी दिख रहा हो तो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता है, यूट्रस टेंडर हो जाता है, टच करने पे पेनफुल होता है और पेनफुल ब्लीडिंग होती है एब्रुप्टियो प्लासेंटा में। जबकि प्लासेंटा प्रीविया जो होता है वो पेनलेस ब्लीडिंग होता है। दोनों ही कारण है एंटीपार्टम हेमरेज के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पूछा जा रहा है एक वुमन एडमिट हुई है, सस्पेक्टेड है उसमें प्लासेंटा प्रीविया, ये भी एंटीपार्टम हेमरेज का एक कारण था। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर प्लासेंटा का इम्प्लांट हो जाना। What test does the nurse expect with the done to confirm the diagnosis? अब प्रॉब्लम अपने को लग रही है प्लासेंटा प्रीविया, ऐसा हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप एज ए नर्स जो है वो कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है प्लासेंटा प्रीविया का? फर्स्ट है इंटरनल एग्जामिनेशन, सेकंड है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, थर्ड है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट और लास्ट है अल्ट्रासाउंड। आज के इस सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन है और आई थिंक किसी का भी गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन, प्लासेंटा प्रीविया का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। यस, वेरी गुड, इट्स डी। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। डी इज द करेक्ट वन। अल्ट्रासाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्लासेंटा प्रीविया। इट्स नॉट इंटरनल एग्जामिनेशन, दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, बिल्कुल भी नहीं, वही कर ही नहीं सकते आप इंटरनल असेसमेंट। और नॉन स्ट्रेस टेस्ट और ऑक्सीजन टैलेंट टेस्ट वहां पे इंटरवेंशन नहीं होंगे। एक्सपेक्टेड और कंफर्म डायग्नोसिस करता है अल्ट्रासाउंड, ये दोनों कंफर्म नहीं करते डायग्नोसिस को कि प्लासेंटा प्रीविया। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। एक और कतई जहर क्वेश्चन जिसका सही जवाब सुन के आप दिमाग एग्जाम की जो खोपड़िया है उसमें छेद करने की हिमाकत कर पाएंगे कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है, इस दवाई से बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए और आते हैं, बार बार आते हैं। ये ऑर्डर कर दिया एक क्लाइंट को जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, उसमें प्री इक्लेम्पसिया और इक्लेम्पसिया ना हो, बेसिकली इक्लेम्पसिया ना हो, इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट दे देते हैं। क्या इफेक्ट है नर्स एक्सपेक्ट करेगी टू असेस सी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मेडिकेशन? इस दवाई का क्या असर देखने को मिलेगा लेडी के ऊपर? फर्स्ट ऑप्शन है सीएनएस डिप्रेशन, सेकंड है डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी, थर्ड है ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और लास्ट है डिक्रीज इन नंबर ऑफ बाउल मूवमेंट। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। दवाई है MgSO4। क्या इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट इस दवाई का देखने को मिलेगा? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट इक्लेम्पसिया को प्रिवेंट करती है, ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में सीजर की, और सीजर की वजह से मरीज को, सीजर का रीजन जो है मरीज का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और ये दवाई CNS डिप्रेसेंट होती है। बात बिल्कुल सत्य है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो आपकी मैग्नीशियम सल्फेट दवाई है ये CNS डिप्रेसेंट दवाई मानी जाती है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दवाई का रिजल्ट क्या है, क्या इफेक्ट होगा, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक आता है आपका ब्रेन और दूसरी आती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये मिल के बनते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड भी आता है और उसको डिप्रेस या सप्रेस करने का काम करती है मैग्नीशियम सल्फेट। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एक और कतई जहर क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि बातें बड़ी स्पेशल है आज के इस MCQ सेशन की। एक नर्स केयर दे रही है लेबरिंग वुमन को हु हैज ए हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये जो लेबर वुमन है इसको पहले हिस्ट्री किसकी है? रूमेटिक हार्ट डिजीज की। RHD लिख सकते हैं अपन इसको, रूमेटिक हार्ट डिजीज का हिस्ट्री है, लेबरिंग वुमन है। और हाउ शुड द नर्स पोजिशन हर ड्यूरिंग लेबर? लेबर के दौरान
रूमेटिक हार्ट डिजीज वाली लेडी को आप जब केयर दे रहे हैं तो कौन सा पोजीशन देंगे, सुपाइन, सेमी रिकमेंडेड, साइड लाइंग या सिटिंग। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए, कौन सा पोजीशन देंगे रूमेटिक हार्ट वाली डिजीज को लेबर के प्रोसेस के दौरान। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कौन सा पोजीशन सही रहेगा रूमेटिक हार्ट डिजीज पोजीशन ड्यूरिंग लेबर, सुपाइन, सेमी रिकमेंडेड, साइड लाइन या सिटिंग। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश किया है। रूमेटिक हार्ट डिजीज ऑलरेडी है, वैस्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज है, हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, और अगर उसको सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता है लेडी को, वेना केवा सिंड्रोम होता है, तो और ज्यादा दिक्कत में रहेगा और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यू होगा, क्योंकि ऑलरेडी मरीज जो है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज का है। तो यहाँ पे पोजीशन कौन सा देना सबसे प्रायोरिटी रहेगा, दैट इज साइड लाइन पोजीशन। सी इज द करेक्ट वन। कौन सा पोजीशन देंगे, साइड लाइन पोजीशन, सी इज द करेक्ट वन। सुपाइन, सेमी रिकमेंडेड और सिटिंग यहाँ पे नहीं रहेगा, साइड लाइन पोजीशन देंगे। एस्पिरेशन की रिस्क कम होगी, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम नहीं होगा, वीनस कंप्रेशन नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट सफिशिएंट अमाउंट में आएगा तो हार्ट के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, सफिशिएंट ब्लड को पंप करेगा तो मरीज ठीक रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, दैट इज साइड लाइन पोजीशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट और ट्रिकी बातें सारी की सारी समझिएगा, सोचिएगा और फिर जवाब दीजिए इनका। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें। मैंने एक ही बात बोलनी है, शेयर करने का मन ना करे तो भी शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बातें सारी हम पते की बोलने वाले हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का कोशिश करिएगा। विच एरिया ऑफ हेल्थ टीचिंग विल ए न्यू मदर बी मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू ड्यूरिंग एंड टेकिंग इन फेज ऑफ द पोस्टपार्टम पीरियड। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा एरिया है जिसके बारे में हेल्थ टीचिंग जो है वो न्यू मदर को देते हैं, न्यू मदर को मोस्ट रेस्पॉन्सिव होती है ड्यूरिंग द टॉकिंग इन फेज टू द पोस्टपार्टम पीरियड। पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा बात वाला टॉपिक क्या हो सकता है जिसके ऊपर आप हेल्थ टीचिंग दे सकते हो एक न्यू मदर को? फैमिली प्लानिंग, न्यूबॉर्न केयर, कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, पेरिनियल केयर। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। मोस्ट रेस्पॉन्सिव ड्यूरिंग टॉकिंग, सबसे ज्यादा बात करते समय रेस्पॉन्सिवनेस दिखाती है लेडी कौन सी फेज के दौरान, कौन से ऐसे टाइम के दौरान, जो पोस्टपार्टम पीरियड है उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती है? बहुत बढ़िया, जब लेडी फर्स्ट बार डिलीवर होती है, बेबी डिलीवर करती है, तो उसका जो पेरिनियल एरिया है उसको लेके उसको बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, और जब आप उसके ऊपर आरे में बात करते हो तो लेडी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव होती है और वो हर एक चीज को सुनती है और आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि उसकी बड़ी जिज्ञासा है उस एरिया की केयर करना और उस एरिया के बारे में जानना आगे के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डेफिनेटली डी बनेगा। पेरिनियल केयर जो है वो सबसे ज्यादा कंसर्न इश्यू होता है उस लेडी के लिए इनिशियली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। हाँ, न्यूबॉर्न केयर होता है, पर न्यूबॉर्न केयर कंसर्न इश्यू हमारा ज्यादा है मदर की तुलना में। सक्शन करना या अपगार स्कोरिंग का ये सारा न्यूबॉर्न केयर हम देंगे, मदर का कंसर्न इश्यू नहीं होता है। उसका मोस्ट कंसर्न इश्यू जो होता है वो टॉकिंग रहता है पोस्टपार्टम पीरियड में, नहीं तो पोस्टपार्टम पर प्यूरल साइकोसिस हो जाता है कई लेडीज को। तो यहाँ पे आपको डी करेक्ट आंसर है। पेरिनियल केयर के बारे में यहाँ पे लेडी को सिखाना है, इसके बारे में बात करना है जो उसके लिए कंसर्न इश्यू रहता है। तो ए, सी, बी और सी तीनों खोटे जवाब है, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है पेरिनियल केयर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाकर टाइप करना नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप, उसको इंस्टॉल कर दीजिए डाउनलोड करके, और सेटिंग में जाके आपको रेटिंग दे दीजिए और इंपॉर्टेंट रिव्यू आप लिख दीजिए, जिससे ऐप के सारे फीचर्स आप लोगों के लिए खुल जाएंगे। फ्री टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स वहां पे अवेलेबल है, और कई सारी चीजें इन फ्यूचर इसी ऐप के ऊपर अवेलेबल होने वाली है। MPCHO के बेस पे हमने बनाई थी CHO की टेस्ट सीरीज, 35 MCQs है, 299 इसका प्राइस है। अगर आप CHO के एग्जाम के MCQs सॉल्व करना चाहते हो तो 1500 से 2000 क्वेश्चंस है टोटल 35 टेस्ट के अंदर, और प्राइस है ओनली 299। इसके अलावा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन जो कोचिंग चल रहा है वो ऑलरेडी रन है। नया मॉर्निंग बैच 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है। कब शुरू हो रहा है? 25 अप्रैल को। तो इंतजार किस बात का? अगर आप नॉर्सेट 2021 CSIC की बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे 6 मंथ की कंसेप्चुअल स्टडी विद MCQ प्रैक्टिस, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और मिनी टेस्ट। ये MCQ प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल स्टडी
आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो बस इंतजार किस बात का, आज ही जुड़ जाइए टीम नोबल के संग और अपने भविष्य निर्माण की राह के अंदर आगे बढ़ जाइए। इसी खूबसूरत इंफॉर्मेशन के बाद में आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन, बढ़िया और अच्छा सुन रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।